राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जावा की ऑफिशियली स्टार्टिंग कर रहे हैं और आज के जो भी टॉपिक्स कवर होंगे उनके बारे में आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा थंबनेल देखकर। हम आज यही जानने वाले हैं कि जावा कौन से टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करती है और कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। हम ये भी कवर करेंगे कि कितने डाटा वेरिएबल्स या फिर डाटा टाइप्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं जावा के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं तीन टाइप की: प्रोसीजरल, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है? जैसे ही नाम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि प्रोसीजरल लैंग्वेज प्रोसीजर को फॉलो करेगी। हर लैंग्वेज में एक चीज स्पेसिफाई कर दूं, ऐसा नहीं है कि कोई लैंग्वेज अगर एक टाइप की लैंग्वेज को फॉलो करती है तो वो दूसरी की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती। एक दूसरे की प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट करते हैं। जैसे अगर प्रोसीजरल लैंग्वेज है, हो सकता है वो कुछ प्रॉपर्टी इसकी फंक्शनल लैंग्वेज की भी इनहेरिट करती हो और कुछ प्रॉपर्टीज वो ऊप्स की भी करती हो। और ऊप्स ऐसा नहीं है कि कल सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही रहेगी, वो दूसरी लैंग्वेज की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज से। प्रोसीजरल लैंग्वेज को आप ऐसे मान के चलो कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोसीजर है, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाएगा। जैसे अगर मैंने कोई भी फंक्शन किसी से काम करवाना है या कोई भी आउटपुट मुझे चाहिए, तो उस आउटपुट को निकालने के लिए जितनी भी चीज़ें या जितने भी वेरिएबल्स यूज़ होने वाले हैं, वो सभी पहले डिक्लेयर हो चुके होने चाहिए। अगर मैं ऐसे मैं करता हूँ कि मैंने ए को डिक्लेयर कर दिया इज इक्वल्स टू 5, बी को डिक्लेयर कर दिया इक्वल्स टू 6, मैं सम निकालता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। अब आप लोग सोचोगे कि सी वेरिएबल क्या है। ऐसे ही कंप्यूटर को भी कंफ्यूजन होगी कि यार सी तो मुझे पता भी नहीं है क्या है, तो मैं कैसे आउटपुट दूंगा। तो वो एक एरर शो कर देता है। इसी तरीके से प्रोसीजरल लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप चलने वाली है, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करेगी। अगर हम घर पे भी बात देखें, हमारी मम्मा जब सब्जी बनाती हैं तो वो पहले सब्जी को धोती हैं, काटती हैं, नमक मसाला डालती हैं सब्जी में, फिर पकाती हैं, फिर सब्जी तैयार होती है। ऐसा तो होता नहीं है कि सब्जी आई नहीं खा पहले ही गए, होगा नहीं ना। तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल भी है और पॉसिबल भी नहीं है रियल लाइफ के अंदर। वैसी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। आपको हर चीज को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, हर चीज के बारे में बताना पड़ेगा, तभी वो चीज फॉलो होगी। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं जो आप एग्जाम में लिख सके। आपको क्या लिखना है? टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट फॉलोज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू एग्जीक्यूट अ टास्क। पहला स्टेप, पहला पॉइंट सॉरी। दूसरा पॉइंट होगा कंटेन्स अ सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स फंक्शंस एंड कमांड टू कंप्लीट अ टास्क। पहली और दूसरी लाइन सेम ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ये लैंग्वेज ज्यादातर जब भी आपको कोई स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना हो उसके अंदर बहुत अच्छी है। स्मॉल प्रोजेक्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कैलकुलेटर टाइप, नहीं। स्मॉल प्रोजेक्ट से मेरा मतलब ये है कि आप किसी इंटरप्राइज के लिए नहीं बना रहे हो, वो एक जनरल प्रोजेक्ट है जो आपको काम आ सकता है। दूसरी, फंक्शनल लैंग्वेज क्या है? अब फंक्शनल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कोड एक फंक्शंस के तौर पे ही राइट करते हैं। अब प्योर फंक्शंस क्या है? प्योर फंक्शंस को आप ऐसा मान के चलो, वो हर बार अगर उसके अंदर की आपने जो भी लॉजिक लगाया है वो सही है, तो वो हर बार आपको एक सही आउटपुट ही देगा। और आपको हर बार पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अलग पैरामीटर दिया तो आपको अलग वैल्यूज मिलेंगी। जो भी पैरामीटर आपने डिफाइन किए हैं कि हाँ इस फंक्शन को अगर इंटीजर वेरिएबल चाहिए तो इंटीजर ही दिया जाएगा, अगर उसके अंदर आप वो नहीं दे सकते, स्ट्रिंग नहीं दे सकते, उसी तरीके से होता है कि प्योर फंक्शंस आपको सही आउटपुट देंगे हर बार जब भी आप उसकी रिक्वायरमेंट को अचीव करोगे। अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट को अचीव नहीं कर रहे हो तो वो आपको एक एरर देगा। अगला, एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज अ मैथमेटिकल फंक्शंस विद इनपुट्स एंड आउटपुट। हर एक चीज को मैथमेटिकल फंक्शन के तौर पे ही वो किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। आपको इनपुट और आउटपुट सही देनी है। इनपुट आउटपुट कंप्यूटर आपको देगा। इनपुट को आप वो फंक्शन के तौर पे ही ट्रीट करने वाला है और आउटपुट को भी फंक्शन के तौर पे ही। अब वो आउटपुट को फंक्शन के तौर पे क्यों ट्रीट कर रहा है? जो भी वो आपका जो भी आउटपुट आने वाला है वो प्रिंट करने वाला है, वो प्रिंट एक फंक्शन की हेल्प से कर देगा। इस तरीके से मान के चलो। फंक्शनल लैंग्वेज अभी इतनी फोकस मत कीजिए क्योंकि जावा जो है, हम जावा करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे हमारा मेजर फोकस रहेगा। ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि हाँ और कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। फंक्शनल लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज में ज़्यादा उन टास्क में ज़्यादा यूज़ करते हैं जब एक स्मॉल से टास्क के अंदर हमें बहुत सारे ऑपरेशंस फॉलो करने हैं। जैसे हम जब आर कर रहे हैं, हमने आर स्टार्ट किया है। अब आर के अंदर क्या होगा कि आपको एक डेटा सेट होगा, उसको पहले आप मीन निकालोगे, फिर उसको आप ऑर्डर में लगाओगे, फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, फिर उसका आप वो निकालने वाले का नाम, उसके प्लॉट्स निकालोगे, फिर उसके एक प्लॉट से आपको मजा नहीं आया तो आप दूसरा प्लॉट निकालोगे, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन का आप देखोगे, अलग अलग प्रोबेबिलिटी, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का, और भी काफ़ी सारे जो भी मैथमेटिकल्स ऑपरेशन उसमें प्रोवाइडेड है वो सभी हम यूज़ करने वाले हैं। अब एक चीज़ देखो, अगर आपको इतना सब यूज़ करना है तो आपको बार बार अलग अलग कोड लिखने ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी।
देखो कोडिंग हम कर रहे हैं इसलिए रहता कि हमारा काम आसान हो जाए। तब इतना सारा लिखना है तो हम काम मुश्किल ही कर रहे हैं, तो लाइब्रेरीज प्रोवाइडेड होती हैं, आपको फंक्शंस पहले से ही मिले हुए होते हैं। इसीलिए फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं पहले ही, ताकि जब भी यूजर को यूज करना है तो सिर्फ उसे कॉल करे और अपने आप बुला ले। फंक्शन मैं बताना भूल गया था, फंक्शन क्या है? कोड का ब्लॉक है, मतलब एक ब्लॉक होता है, उसके अंदर आपने स्टेटमेंट डाल दी कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो वो ये सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करे। क्योंकि अगर मुझे एक ही चीज बार बार रिपीट करवानी है, एक ही चीज से बार बार काम करवाना है, अब मैं बार बार तो नहीं लिखने वाला, एक ही बार लिख के छोड़ दिया, जब भी जरूरत पड़ेगी उसको हम कॉल कर लेंगे। अब ये जो है फंक्शन लैंग्वेज, ये फर्स्ट क्लास फंक्शंस को यूज करती है। फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या है? इस ये वो वाले फंक्शन है जिनका जो भी आंसर आने वाला है वो हम एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया ए इज इक्वल टू सम सी प्लस बी, सी एंड बी। मैंने सी और बी दो पैरामीटर दिए, मैं जो इनका जो भी सम निकले वो ए की वैल्यू के इक्वल आएगा। दूसरा क्या है? दी कैन बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू अदर फंक्शंस। अब मुझे कोई और फंक्शन यूज करना है, उसके आर्ग्यूमेंट के तौर पे भी मैं एक दूसरे फंक्शन को दे सकता हूँ। जैसे अब किन्हीं भी दो वैल्यू का सम आया है, उस सम को के साथ साथ ना मुझे पांच छह वैल्यूज और हैं, उसके जो भी सम आए उस वैल्यू का उन वैल्यू के साथ मीन चाहिए। इससे समझो, ए इज इक्वल्स टू मीन ए का, बी का, और जो भी डी और ई वैल्यू का सम आने वाला है ना, उन तीन वैल्यूज का मीन निकाल के दे दो मुझे। एक वैल्यू हो गई ए, दूसरी वैल्यू हो गई बी, और तीसरी वैल्यू होगी जो सम डी और ई से निकलने वाली है। तीसरा क्या है? हम एक रिटर्न, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को रिटर्न भी करवा सकते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल तो हम जब लिखने जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि कई जगहों पे हम इसको यूज करने वाले हैं कि हम जब भी एक वैल्यू रिटर्न करवानी हो ना, तो हम क्या करते हैं, जो चार पांच वैल्यू है उनको इकट्ठा किया, हमने कहा कि इस फंक्शन को कॉल कर लो, इसके अंदर से जो भी वैल्यूज आने वाली है ना वही आपकी रिटर्न वैल्यू होगी। तो मैंने एक फंक्शन तो रिटर्न करवा दिया, अब वो फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करने वाला है, वो उससे सोल्व करवाएगा, और जो वो वैल्यू मिलनी है वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। सिंपल सा है, ऐसे मान के चलो। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक टाइप की फंक्शनल लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है? आपकी पूरी लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट और क्लासेस के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। तो हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को पहले समझ लेते हैं कि क्या है। अब क्लास, मेरी बात सुनो, क्लास एक सेट ऑफ रूल्स मान के चलो। आप एक बार सिर्फ मानने के लिए मान के देखो कि क्लास के अंदर ना हमने ये लिख दिया कि एक टेम्पलेट जारी किया है, एक टेम्पलेट है जिसके अंदर जो भी चीज इन इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी वो एक क्लास होगी। कार मान के चलते हैं, कार क्या है? कार के पास चार टायर्स होने चाहिए, कार के पास विंडशील्ड्स होनी चाहिए, कार के पास इंजन होना चाहिए, कार के पास स्टीयरिंग व्हील होना चाहिए, कार के पास और भी अदर स्टफ जो एक कार के अंदर जरूर होते हैं, स्टेपनी होनी चाहिए, डिफरेंट स्टफ। अब एक चीज देखो, कार क्या है? जब भी हम सोचेंगे कार के बारे में तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कोई भी एस्टोन मार्टिन आ गई हमारे दिमाग में, मर्सिडीज आ गई हमारे दिमाग में, डिफेंडर आ गई, ये इतनी सारी चीजें प्रैक्टिकल है। और हम एक चीज देखें, लेकिन ये कार तो नहीं है। कार क्या है? कार तो कुछ भी हो सकता है ना, जिसके पास ये चार पांच वैल्यूज हो सकता है कोई मान लो ऑटो बना रहे, उसने चार उसमें डाल दी, तो वो भी एक कार की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, लेकिन वो कार तो नहीं है। इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? कार एक फिजिकल फॉर्म नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा वो एक कार कंसीडर कर ली जाएगी। जैसे अब स्कोडा कार बना रही है मान लो, तो वो क्या करेगी? वो चार टायर देगी, उस प्रॉपर्टी में है। वो इंजन देगा, वो भी है। वो स्टेयरिंग व्हील दे रही है। वो गियर बॉक्स दे रहा है, वो भी है। वो स्टेपनी दे रही है, वो भी है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो कार फॉलो कर लेगी, जो ऑब्जेक्ट फॉलो कर लेगा, वो एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। ये इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ये एक फिजिकल फॉर्म है, ये एक फिजिकल फॉर्म नहीं है। क्लास की मेमोरी स्टोरेज नहीं होती, ऑब्जेक्ट की मेमोरी स्टोरेज होती है, क्योंकि एक फिजिकल फॉर्म अटेन कर चुका है। कार अभी तक फिजिकल फॉर्म अटेन नहीं कर चुकी, वो एक इमेजिनेशन थी कि कार एक ऐसी चीज है जिसके अंदर चार टायर होने चाहिए, कार एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ये सब होना चाहिए, लेकिन एक फिजिकल फॉर्म तो नहीं थी ना। फिजिकल फॉर्म आई जब स्कोडा ने वो कार बना ली, या किसी और कंपनी ने वो कार बना ली। ऑब्जेक्ट एक फिजिकल फॉर्म है, क्लास एक फिजिकल फॉर्म नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा होगा, बिहेवियर होंगे, यानी कि बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टीज को मान के चलो, एट्रीब्यूट्स को मान के चलो, और जो भी डाटा होगा उन सबका कलेक्शन ही ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है? अभी ऊपर ऊपर से समझते हैं, क्योंकि देखो धीरे धीरे ही आपको समझ आएगा कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या है। हम पहले सिंटैक्स सीखने वाले हैं कि चीजें लिखते कैसे हैं, और उसके पीछे काम क्या चल रहा है वो हम बाद में समझेंगे, जब हमें
लिखना आ जाए, हमें लिखने में मजा आ रहा है कि हाँ हमें कोड लिखने में मजा आ रहा है, तब हम डीप डाउन जाएंगे कि हाँ चीजें चलती कैसे हैं, चीजें काम कैसे कर रही हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही वो चीजें समझने जाओगे तो वो काफी चीजें ऐसी फॉलो कर रही हैं जो आपको अभी देखने में बोरिंग भी लगे और फिर आपका कोडिंग से मन उठ जाएगा। तो पहले कोड करने में मन लगा लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है: एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे है कि आप एक ही नाम से दो तीन चीजें बना सकते हो। एक ही नाम का अगर कोई फंक्शन है तो उसके तीन चार सेम ही नाम के तीन चार फंक्शंस और बना सकते हो, बस वैल्यूज डिफरेंट करके, कुछ चीजों को अलग करके। वो हम समझेंगे कैसे। इनहेरिटेंस क्या होती है? जैसे अब एक कार की क्लास थी, कोई और क्लास उन सेम प्रॉपर्टीज को यूज करती है, मतलब एक ऐसी और चीज जो जो कार के पास थी वो सब भी हो, लेकिन कुछ मेरी नई चीजें भी हैं। यानी कि ऐसे मान के चलो कि एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। जो उसके पापा के पास है वो तो उसका है ही है, लेकिन जो वो खुद का बना रहा है वो भी उसी का है। उसको हम इनहेरिटेंस के तौर पे लेके चलते हैं। एनकैप्सुलेशन क्या है? जब भी हम चीजों को ना एक कलेक्टेड फॉर्म के अंदर डाल लें, जैसे कोई कोई कैप्सूल होता है उसके अंदर दवाई होती है, वो सभी पैक्ड होती है ना, उस तरीके से एनकैप्सुलेशन मान के चलो। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? कि हम चीज़ों को ना हाइड कर देते हैं। अब एक कार कैसे चल रही है आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये पता है कि हाँ एक्सीलरेटर दूंगा तो कार आगे चली जाएगी। तो उसके बैक एंड में क्या चल रहा है, अब हम में से किसी को भी नहीं पता कि पिस्टन कैसे काम करने वाले हैं, कंबशन कैसे होगा, उसके अंदर फ्यूल कैसे इंजेक्ट हो रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो वही होता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन को तो हाइड कर लेते हैं, जो भी चीज़ें मेजर यूजर के लिए जरूरी हैं सिर्फ उसी को सामने रखते हैं। दो लैंग्वेजेस अभी आप समझ लो, सी प्लस प्लस और जावा ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती हैं। चलो, अब हमें बेसिक तो कवर पता लग गया कि तीन लैंग्वेजेस क्या हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें कौन सी करनी है। हम जावा कर रहे हैं, जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। एक और चीज़ है, लैंग्वेज जो है वो दो और चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, जैसे स्टैटिक लैंग्वेज और एक डायनामिक लैंग्वेज। ऊपर ऊपर से समझते हैं। स्टैटिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर जो भी टाइप चेकिंग है, जो मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ वो किस डेटा टाइप का है, वो कंपाइल टाइम के अंदर ये हमें पता लग जाता है। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज है, यानी कि दूसरी तरफ जो डायनामिक है, वो क्या करती है? आप वेरिएबल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिक्लेयर भी मत करो कि वो कौन से डेटा टाइप को फॉलो कर रहा है। हम चेक करेंगे जब भी कंपाइलिंग हो रही होगी। जैसे अगर मैं कभी स्ट्रिंग यूज करने वाला हूँ जावा में, तो मैं पहले बताऊंगा कि ये जो भी वेरिएबल है ये एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन डायनामिक लैंग्वेजेस में क्या होता है? मैंने वेरिएबल दे दिया और उसकी वैल्यू दे दी। जब भी कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं कर चुका होगा और जब हम इसको रन करने वाले हैं, तब पता लगेगा कि अच्छा जो ए था वो एक स्ट्रिंग वैल्यू थी। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है कि हमें कंपाइल टाइम में पता लग जाता है कि अच्छा नेम जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर बाद में नेम के अंदर हम कभी कोई चेंजेस कर रहे हैं, हम नेम को कोई वो दे देंगे ना कि इंटीजर, तो एक एरर शो करने वाला है। डायनामिक लैंग्वेजेस के अंदर क्या होगा वो हम देखेंगे। एरर जो है हमें कंपाइल टाइम के अंदर ही पता लग जाएंगे। अगर कोई गलती हो रही है तो वो कंपाइल टाइम के अंदर ही पता लग जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एरर्स जो है एक डायनेमिक लैंग्वेज के अंदर हमें सिर्फ तभी पता लगते हैं जब वो चीज़ रन हो रही हो। इसका एक नुकसान भी है, अगर आप ऐसे देखो कि अगर हम कंपाइल टाइम के अंदर हमें हमारे एरर्स पता लग रहे हैं तो हम यू उसको ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम डायनेमिक लैंग्वेज के अंदर जाते हैं तो हम पहले कंपाइल तो हो जाएगा अच्छे से, बाइट कोड बन गया। अब उस बाइट कोड को जब रन करेंगे ना तो एरर पता लग रहे हैं। अब इसका नुकसान देखो, अब हमें रन टाइम में एरर पता लगे, हमें फिर से सोर्स कोड पे जाना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर से उसका एक बाइट कोड बनाएंगे, फिर से उसको रन करेंगे। तो बीच में बाइट कोड इंटरमीडिएट आ रहा है हर बार एरर पता करने के लिए। लेकिन कंपाइल टाइम में क्या है, वो उसी टाइम पता लग जाता है स्टैटिक में। बाइट कोड क्या है? बाइट कोड को आप ऐसे मान के चलो कि आपने जो भी कोड लिखा हुआ होता है सोर्स कोड, सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं, तो एक फाइल बनती है जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। बाइट कोड को रन करती है मशीन। बाइट कोड से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज, जीरो वन। बाइट कोड ह्यूमन रीडेबल नहीं होता। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर वो कहते हैं थोड़ा सा उसके अंदर सिंबल्स ज्यादा यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो बाइट कोड भी ह्यूमन रीडेबल नहीं थे। ह्यूमन रीडेबल सिर्फ एक सोर्स कोड होता है जिसको एक ह्यूमन अच्छे से रीड कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। बाइट कोड के अंदर हम नहीं कर पाते। तो बाइट कोड आपको पता लग गया क्या है। अब एक और चीज देखो, चलो हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। क्या है कि परफॉर्म्स टाइप चेकिंग एट कंपाइल टाइम, परफॉर्म्स टाइप चेकिंग एट रन टाइम। एरर विल बी शोन एट रन टाइम, कंपाइल टाइम सॉरी। एरर माइट नॉट शो टिल रन टाइम, रन टाइम तक हमें कोई एरर पता ही नहीं लगेगा कि क्या क्या एरर है। डिक्लेयर द डाटा टाइप बिफोर यूजिंग इट, हमने जो भी डाटा टाइप यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल को जो भी वैल्यू देनी है, तो जो भी उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, हमें पहले बताना पड़ेगा कि वो कौन से डाटा टाइप का है। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं बताना पड़ता। इस लैंग्वेज का हमें ये बेनिफिट होता है स्टैटिक का, कि हमारे पास मोर कंट्रोल है। कि हम चाहते हैं ना कि अगर नेम जो भी वेरिएबल है उसको सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू मिले तो उसको सिर्फ स्ट्रिंग ही मिलेगी। लेकिन डायनामिक का क्या फायदा है? हमें ये चीजें नहीं लिखनी पड़ती, तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। सिर्फ
ये फायदा हमें जो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है एक डायनामिक लैंग्वेज के अंदर। अब फीचर्स क्या हैं जावा के अंदर, इसको देख लेते हैं। मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दूंगा, आप ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप ये पढ़ लेना। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि वो 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी। एवरीथिंग इन जावा इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे, कि हम कोई भी कोड लिखेंगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी ओएस पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने मेरा कोड विंडो में लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो भी मेरा कोड है वो सिर्फ विंडो के लिए है। नहीं, मेरा जो भी प्रोग्राम है वो आप दूसरी उस पर भी रन कर सकते हो। और जावा ये अचीव किसके थ्रू करती है, जावा अचीव करती है जेवीएम के थ्रू। क्योंकि मशीन्स बाइट कोड को अपनी मशीन लैंग्वेज में जब भी कन्वर्ट करती है तो वो वेरी करता है। जेवीएम क्या करता है, जेवीएम ना बाइट कोड और मशीन कोड के बीच में भी एक और इंटरमीडिएट आ गया। वो क्या करेगा, आपकी मशीन की कंपेटेबिलिटी के हिसाब से ना वो आपका बाइट कोड बदल के दे देगा उसको। आपका कोड किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकता है जब तक उसके अंदर जेवीएम हो। और जेवीएम हमें कहाँ से मिलता है, हम जेडीके डाउनलोड कर रहेंगे। हम कल और या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंटेलिजेंट आइडिया जो कि एक आईडीई है हमें प्रोग्राम करने में हेल्प करेगी, वो डाउनलोड करेंगे। जेडीके डाउनलोड करेंगे, जेडीके हमें हमारा कोड लिखने में मदद करता है, हमारे कोड को रन करने में मदद करता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे। ठीक है। कोड इज रिटन इन जावा एंड कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म विद द जावा वर्चुअल मशीन। सिंपल लैंग्वेज है, इजी सिंटैक्स है। जावा बहुत ही सिक्योर है। हम बाइट कोड की वेरिफिकेशन करते हैं जो हमारी जेआरई करके देती है हमें। अब जेआरई क्या है, जेडीके आपको जेआरई भी प्रोवाइड करवा के देती है। जेआरई जितनी भी आपके रन टाइम के टाइम जरूरत पड़ती है उस कोड को, वो सब कुछ प्रोवाइड करवा के देता है। वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है कि आपके कोड के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो आपके कंप्यूटर से निकलवा के दे देता है उसको। ठीक है। क्या जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो भी चेक कर लेता है। सिक्योर इसको आप ऐसे भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि जावा के अंदर स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल नहीं होती, आप स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। अगर काफ़ी सारा, ये क्यों है, अगर मान लो काफ़ी सारे लोग हैं वो एक ही स्ट्रिंग के ऊपर वो करते हैं, एक ही स्ट्रिंग पे पॉइंट कर रहे हैं, तो जावा के अंदर आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि हाँ मैंने ना, मेरा पासवर्ड ये है, और हो सकता है 10 लोगों का सेम ही पासवर्ड हो मेरे जैसा ही। तो जावा क्या करेगा, उन 10 के 10 लोगों का पासवर्ड एक ही जगह पे पॉइंट करवा देगा। अब एक बंदे ने अगर वहां पे जाके पासवर्ड बदल दिया, तो इससे तो दिक्कत होगी ना कि मैंने कॉल बाय जैसे हम सी में यूज करते हैं, हम सी में यूज करते हैं कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय पॉइंटर, ओ सॉरी, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, जो भी वो आपकी जगह है ना वो आपको प्रोवाइड कर देती है। अब उसके अंदर आप जो जी चेंजेस करने वाले हैं ना वो उस पर्टिकुलर जगह पे शो होते हैं। अगर मैं ऐसे करता कि मैं ना कॉल बाय रेफरेंस दे देता जावा के अंदर, तो मैं उसको उस जगह पे जाके सब कुछ बदल देता, वो 10 के 10 लोग उसी पासवर्ड को भी वो कर रहे होते। तो ये बहुत ही ज्यादा एरर क्रिएट करता है। इसलिए जावा क्या करती है, हम कॉल बाय रेफरेंस देंगे ही नहीं। जावा कहते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस दे ही नहीं रहे, हम तुम्हें कॉपी देंगे, ये कॉपी है तुम सबके पास, तुम पॉइंट इसी पे कर रहे हो। अगर कल को कोई एक बंदा जाके कहता है कि नहीं मुझे नया ही पासवर्ड चाहिए, मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो क्या करेगा, तो ठीक है आप यहाँ से पॉइंट ही मत करो, कोई अपना नया वेरिएबल बना लो, आप वहां पे ही पॉइंट करो। इस वजह से जावा बहुत ही ज्यादा सिक्योर होती है। और जहाँ पे भी कोई आप एंटरप्राइज लेवल पे होते हैं ना, बहुत सारी कंपनियां हैं जो जावा ही यूज करते हैं, क्योंकि एक जावा बहुत सिक्योर हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी जावा बहुत सिक्योर काम करता है। अब जावा एक रोबस्ट है क्योंकि इसके अंदर ना मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, गार्बेज कलेक्शन बहुत अच्छी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम बहुत अच्छी कर सकते हैं। गार्बेज कलेक्शन क्या है कि जितने भी, अब जैसे देखो हमने वो किया था ना कि 10 के 10 लोग उस पर पॉइंट कर रहे थे, क्या होता है कि 10 के 10 लोगों ने अपनी वैल्यू बदल दी मान के चलो, तो वो जो पासवर्ड है वो वैसे ही पड़ा है, उसका कोई यूज तो है नहीं, वो फालतू की मेमोरी खा रहा है। तो गार्बेज कलेक्टर क्या आएगा और उसको उठा के ले जाएगा कि तुम्हारा कोई काम नहीं, चलो यहाँ से। और वो स्पेस खाली हो जाएगा ताकि ये बाद में कोई यूज करना चाहे तो, नए नए वेरिएबल्स बनाने हो तो हम यूज कर सकते हैं उस स्पेस को। जावा मल्टी थ्रेडिंग प्रोवाइड करवा के देती है। आप में से काफ़ी लोग तो टर्म के साथ फेमिलियर भी होंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है। मल्टी थ्रेडिंग आप ऐसे मान के चलो कि हम हमारे टास्क को है ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान के चलो जैसे मैं अब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे साथ में एक काम था कि मुझे ना दवाई भी लेके आनी थी, और मुझे एक काम था कि मुझे मेरी बाइक भी ठीक करवा के आनी थी। अब अगर मैं इंडिविजुअल ये सब करने जाता तो पहले मैं करता ये करता, फिर मेरी बाइक ठीक करवा लेता, फिर मैं दवाई लेके आता। मल्टी थ्रेडिंग क्या करती है कि चलो एक काम करो, आप अपना लेक्चर बना लो, एक बंदा को आप हम भेज देते हैं कि वो आपकी दवाई लेगा, एक बंदे को भेज देते हैं कि वो आपका बाइक ठीक करवाएगा। अगर मैं अकेला करने जाता ये सब तो बहुत टाइम लग जाता मुझे। अब 3 लोग इंडिविजुअल काम पे लगे हुए हैं, साइमल्टेनियसली सबका काम हो रहा है, और एट द एंड वो बहुत ही कम टाइम के अंदर ये सब कुछ मेरे को अचीव हो जाएगा। ऐसे ही जो है मल्टी थ्रेडिंग काम करती है, आपके छोटे से टास्क को दूसरे दूसरे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, सारे काम एक साथ चलते रहते हैं और आपका टाइम जो है वो बहुत कम लगता है उसको एग्जीक्यूट करने में।
और इसका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देखो आप गेमिंग के अंदर। गेमिंग क्या होती है, आप कभी गेम खेलोगे तो देखना, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, हम एक जगह से आगे आगे जाएंगे तो वहाँ के ग्राफिक्स बनते रहते हैं, स्टार्ट होते रहते हैं, दिखते रहते हैं कि हाँ हमें चल रहे हैं। और अब अगर हम एक चीज देखो कि मैं ये कहूंगा कि ग्राफिक्स ना जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना फिर बनाने शुरू करना, तो कितना अजीब सा नहीं लगेगा कि मैं पहुंच गया, ओह अब लोड हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। तो क्या क्या करता है, ग्राफिक्स अलग जगह पे चलते रहते हैं कि ग्राफिक्स आप बनाते रहो साथ साथ, और जो उसकी प्रोसेसिंग है वो अलग जगह चलती रहती है कि ये बंदा चल रहा है और इस पहले ही ग्राफिक्स आके तैयार हो चुके हैं। इसीलिए मल्टी थ्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है। जावा पोर्टेबल है क्योंकि अब फिर से देखो कि अगर एक ही बार लिख लिया कहीं पे भी यूज कर लो तो पोर्टेबल तो होगी। जावा डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर, हम जावा यूज़ भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर भी जावा यूज़ करते हैं, कोई बैकएंड बनाना उसके अंदर भी हम जावा यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अब डायनेमिक, जावा प्रोग्राम्स कैन अडॉप्ट टू इवॉल्विंग एनवायरनमेंट, क्योंकि अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही हैं। अगर हम अभी भी पीछे रहेंगे, जावा हम GUI अब इतना यूज़ नहीं करते, जावा उसके अंदर नहीं आगे बढ़ पाई। लेकिन अब एक चीज़ देखो, वेब डेवलपमेंट के अंदर हम बैक एंड के लिए पहले PHP यूज़ करते थे, अब JS यूज़ कर रहे हैं। हम चाहे तो जावा भी यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के हेल्प से। स्प्रिंग बूट बहुत अच्छा टूल है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कैसे होगा। स्प्रिंग बूट ना आपको एनोटेशंस प्रोवाइड करवा देगा। जावा के अंदर हम हाइबरनेट यूज कर सकते हैं। कभी भी आप डाटाबेस यूज करते होंगे तो आपने ना SQL क्वेरीज पढ़ी होंगी, हम क्वेरीज डालते थे कि इंसर्ट दिस वैल्यूज टू दिस 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 दिस, और ये सभी वैल्यू डालो। जावा क्या करती है, ठीक है ये सब हो ही रहा है, हाइबरनेट एक जावा का वो है जो ORM पे यूज करता है। आप क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लो, जो भी जैसा टेबल था ना आपका वैसा ही एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके अंदर वैल्यूज डालो और सिंपल कह दो ऐड, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम दो, वो अपने आप आपकी डाटा उसमें टेबल के अंदर डाल देगा। कि टाइम के साथ साथ जावा इवोल्व हो रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, रिच एपीआईज, काफ़ी सारी एपीआईज हैं, डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है, और भी डिफरेंट एपीआईज, रेस्ट एपीआईज, GUI डेवलपमेंट के लिए और भी डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज हैं। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है क्योंकि अब गार्बेज कलेक्टर आएगा अपने आप ही ऑटोमेटिक है, हम उसको इन्वोक तो नहीं कर सकते। दूसरी लैंग्वेज के अंदर हम इन्वोक कर सकते हैं डिस्ट्रक्टर की हेल्प से, लेकिन जावा के अंदर अपने आप ही होता है। रिच इकोसिस्टम है, काफ़ी सारे टूल्स प्रोवाइडेड हैं, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, और काफ़ी सारी आईडीज भी हैं जो इसके ऊपर ही है। इंटेलिजी है, इंटेलिजी आइडिया है, एक्लिप्स है, और आपकी बीन्स है, और भी डिफरेंट सारी हैं। अब इंटेलिजी आइडिया और एक्लिप्स जो है बहुत प्रोमिनेंट है। इंटेलिजी आइडिया के दो वर्जन आते हैं, एक कम्युनिटी एडिशन, एक अल्टीमेट एडिशन। अल्टीमेट एडिशन आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है, आपको डायनामिक वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं आप उसके अंदर भी कर सकते हो। डायनामिक वेब डेवलपमेंट कैसे, उसके अंदर आपको सर्वर्स के साथ काम करना, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपको इंटेलिजेंट प्रोवाइड करवा के देता है, पहले से ही उसके अंदर टेम्पलेट्स बने हुए मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ अल्टीमेट एडिशन में है, कम्युनिटी एडिशन के अंदर आप सर्वर्स की हेल्प यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक्लिप्स के अंदर क्या है, वो फ्री है बिल्कुल, आपको सर्वर के साथ भी काम करना है, आप सर्वर के साथ काम कर सकते हो। आपको दूसरी चीज़ें हैं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग करने हैं वो भी कर सकते हो, आपको हाइबरनेट यूज़ करना है, सिर्फ डाटाबेस के साथ लोकली कनेक्शन करना है वो भी कर सकते हो। स्केलेबल है क्योंकि जावा की हेल्प से ना आप छोटे छोटे प्रोग्राम के साथ साथ बड़े बड़े एंटरप्राइज लेवल के प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हो। और कम्युनिटी बहुत बड़ी है जावा की, क्योंकि जावा क्या है, देखो काफ़ी सालों से ना इस फील्ड के अंदर है, नेटवर्किंग फील्ड डेवलपमेंट के अंदर ना जावा काफ़ी टाइम से यूज हो रही है, तो जावा एक कम्युनिटी बहुत बड़ी है, काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं जावा। अगर हम ऐसे मान के चले कि हाँ काफ़ी सारे डेवलपर हैं, अगर 100 डेवलपर एक जगह पे है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 50% जो होंगे वो जावा को जानते होंगे या उन्होंने कभी जावा यूज़ की होगी। तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, आप डिस्कॉर्ड पे भी चेक कर सकते हो कि जावा की कम्युनिटी है या नहीं है, या ऑनलाइन सर्च करके सर्वर ढूंढ लीजिएगा। अब डाटा टाइप्स क्या है, जब भी हमें किसी लैंग्वेज में काम करना है तो डाटा टाइप्स चाहिए। जावा के अंदर डाटा टाइप्स देखो दो हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या है, जो पहले से ही बने हुए हैं, वो कंपाइलर उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव वो है जो आपको खुद बनाने पड़ेंगे, आप प्रिमिटिव की हेल्प लेके नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप बनाओगे। प्रिमिटिव क्या है, अब प्रिमिटिव तुम फिर से देखोगे दो में बट गया, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक नेम सजेस्ट कर रहा है कि हाँ न्यूमेरिक के अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी ना वो सब आएंगी, नॉन न्यूमेरिक के अंदर जितनी भी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो सब आने वाली है। न्यूमेरिक में इंटीजर और फ्लोटिंग, इंटीजर होल नंबर्स होते हैं और फ्लोटिंग जिनके अंदर डेसिमल वैल्यू डलनी स्टार्ट हो जाती है। नॉन न्यूमेरिक के अंदर आ जाते हैं कैरेक्टर और बूलियन। बूलियन ट्रू फॉल्स को लेता है कि जो भी आप ट्रू फॉल्स दोगे ना वो बूलियन के अंदर स्टोर होता है। लेकिन कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर के अंदर आप लेटर्स दो, आपको कोई भी सिंबल देना है, कोई भी नंबर भी डाल सकते हो कैरेक्टर के अंदर, लेकिन आपको
कोटेशन यूज करनी पड़ती हैं, कॉलम्स यूज कर को ये यूज करने पड़ते हैं, कॉलम्स यूज करने पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करनी पड़ती हैं। हर लैंग्वेज अलग अलग तरीके से कैरेक्टर और स्ट्रिंग वैल्यूज को यूज करती है। अब देखो, और नॉन प्रिमिटिव में क्या है, नॉन प्रिमिटिव में क्लास है। जैसे हमने क्लास कहा था कि एक टेम्पलेट है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, वो एक क्लास कंसिडर की जाएगी। स्टूडेंट है, मान लो मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, उसके पास एक रोल नंबर होगा, उसके पास एक नेम होगा। अब एक स्टूडेंट क्या है, वो एक इमेजिनरी चीज है कि हाँ कोई स्टूडेंट है, लेकिन जैसे मैं हूं, अगर मैं कहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं वहां का स्टूडेंट क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास एक नाम भी है और मेरे पास एक रोल नंबर ही। मेरी फिजिकल फॉर्म है, क्या किसी स्टूडेंट की फिजिकल फॉर्म है? किसी स्टूडेंट की तो फिजिकल फॉर्म नहीं है। ऐसे ही है। इंटरफेस, क्या इंटरफेस आ जाते हैं, एरेज आ जाती है, स्ट्रिंग आ जाती है और मैनी मोर। एरे है कि होमोजीनियस वैल्यूज लेते हैं। अगर हमने इंटीजर वैल्यू डालनी है तो आप 10 वैल्यूज इकट्ठी डाल देना, बाद में अगर प्रिंट करना चाहोगे तो 10 की 10 इकट्ठी कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि एक एक वैल्यू इसमें ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू दिस। आप ए दो, एक एरे बना दो कि ये 10 वैल्यू स्टोर करेगी, तो वो 10 वैल्यू स्टोर कर लेगा। स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर, काफी सारे कैरेक्टर मिलके एक स्ट्रिंग बन जाते हैं। जैसे नेम है, नेम के अंदर काफी सारे कैरेक्टर है। मेरा नाम है विनोद, VINOD, इसमें 5 कैरेक्टर हो गए, एक वी है, एक आई है, एक एन है, एक ओ है, एक डी है, और सभी मिलके एक स्ट्रिंग यानी कि मेरा नाम बन जाते हैं विनोद। अब इनकी चीज देखो कि इनका साइज क्या क्या है। अब बाइट क्या है, बाइट एक न्यूमेरिक में आ जाता है। एक एक बाइट का होता है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। ये चीज याद करके चलना, ये बहुत ही काम आती है, क्योंकि जब भी हमें हेक्साडेसिमल और इन सब के अंदर वैल्यूज कन्वर्ट करते हैं तो बहुत अच्छे मदद करते हैं हमारी बिट। और ये चीजें क्यों भी है ये भी आप समझ जाओगे धीरे धीरे। तो एक बाइट के अंदर 8 बिट हो गई, ठीक है। और अब एक चीज देखना, बाइट एक बाइट स्टोर कर रहा है, यानी कि 8 बिट स्टोर कर रहा है। एक बिट दो वैल्यू स्टोर कर सकती है, 0 या 1, ठीक है। एक बार समझो। फिर ना अब हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू है ना, बाइट जो है 128 से लेके 127 तक की मेमोरी को स्टोर करता है। मतलब 100, अगर मैंने मान लो 129 कोई वैल्यू दी है ना, तो बाइट की कैपेसिटी नहीं है कि वो 129 वेरिएबल स्टोर कर सके। और सॉरी, अब इसको निकालने के कैसे, आप यूज कैलकुलेटर करना, 2 रेज टू द पावर 8, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाई 2 कर देना। नेगेटिव साइड में हम एक ज्यादा रखते हैं और जीरो से हम पॉजिटिव साइड स्टार्ट करते हैं, तो दोनों तरफ बराबर बराबर वैल्यूज ही हैं अगर तुम काउंट करना चाहोगे तो। फिर क्या है, शॉर्ट क्या है, वो 2 बाइट बाइट को स्टोर कर रहा है, यानी कि 16 बिट। 2 रेज टू द पावर 16 करो, आपको जो वैल्यू मिलेगी उसका हाफ करना। फिर से आप निकाल सकते हो कि अच्छा ये इतनी इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब एक इंटीजर वैल्यू क्या है, वो 4 बाइट स्टोर कर रहा है, यानी कि 32 बिट्स। फिर उसको निकालोगे, आप निकालने जाओगे 2 रेज टू द पावर 31 टू 2 रेज टू द पावर 31 - 1। क्यों, डिवाइड बाई 2 कर दिया था इसलिए। ये होल नंबर को स्टोर करने के लिए जनरली यूज करते हैं। लॉन्ग क्या है कि जो कैपेसिटी, अब देखो तुम देख रहे हो ना, पहले बाइट था वो कम स्टोर कर रही थी, शॉर्ट आ गई वो उससे भी ज्यादा वैल्यू स्टोर कर रही है, इंटीजर आ गया वो उससे भी ज्यादा वैल्यू स्टोर कर रही है। लॉन्ग क्या करता है कि ठीक है, जहाँ पे इंटीजर फेल हो जाता है ना कि हाँ अब इससे ज्यादा आप तो स्टोर कर ही नहीं पा रहे, तो वहां पे लॉन्ग यूज होता है। लॉन्ग जाएगा, वो उससे भी ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करेगा। अगर किसी भी वेरिएबल को आपको लॉन्ग डिक्लेयर करना है ना, तो आपको कैपिटल L यूज करना पड़ेगा। जैसे A = 10 0 0 0 0 0 0 0। अगर मैंने इसके पीछे L लगा दिया तो ये लॉन्ग मान के चलेगा। देखो 10L। और मैं इसको ऐसे भी मान के अगर मेरे को कोई वैल्यू लॉन्ग देनी है ना, लेकिन मैं इतनी सारी नहीं है, छोटी सी वैल्यू है जो इंटीजर भी स्टोर कर सकता है, उसके लिए भी मैंने A = 100L। अब इंटीजर 100 को भी स्टोर कर सकता है, ऐसी दिक्कत नहीं है, बट L लिख दे तो वो लॉन्ग के अंदर जाएगा। अब फ्लोट क्या है, फ्लोट एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0.00 और ये क्या है, 3 से 7 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर कर सकता है, 0.000000। सिंपल, इतनी डेसिमल वैल्यूज को ये स्टोर कर सकता है। और डबल क्या है, अब वो उससे भी ज्यादा स्टोर कर लेगा। जहाँ पे उसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है ना फ्लोट की, उसके बाद डबल काम करता है। डबल क्या है, 15 से 16 डेसिमल डिजिट को स्टोर कर सकता है। जैसे यहाँ बढ़ता आ रहा था सब कुछ, वैसे ही डेसिमल वैल्यूज के अंदर भी बढ़ती जा रही है। अब एक कैरेक्टर क्या है, वो 2 ही बाइट का होता है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है। और स्टोर अ सिंगल 16 यूनिट यूनिकोड कैरेक्टर, जो भी 16 बिट का यूनिकोड कैरेक्टर है उसको स्टोर कर लेगा वो। बुलियन एक ही बिट का होता है, क्योंकि वो 2 ही वैल्यू स्टोर कर रहा है, या तो ट्रू स्टोर कर रहा है या फिर फॉल्स ट्रू स्टोर कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना तो आप कोई भी वेबसाइट जैसे गिग्स फॉर गीक्स है या फिर W3 स्कूल है, जावा टी पॉइंट है, इन पे यूज देखिए और रेफरेंसेस लीजिए। आपको और थ्योरी अगर अच्छे से और डीप डाउन पढ़ना है तो आपको काफी सारे रिसोर्सेज है जावा की, क्योंकि कम्युनिटी बहुत वास्ट है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। राधे राधे।